सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ। देखो एक बात समझो, जब द्विघात समीकरण की बात करते हैं, मैं पेन का कलर एक बार चेंज कर लेता हूं। जब मैं द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूं, जब मैं किसी बात कर रहा हूं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एक बात समझिए आप कि इसमें हमारा जब भी द्विघात समीकरण आता है उसका जो कर्व बनता है हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है हमारा इस डायरेक्शन में और हो सकता है कौन से, इस डायरेक्शन में हो। तो हमेशा वो पैराबोला ही बनाएगा जब एक्स स्क्वायर का केस आएगा, क्योंकि हम जानते हैं पैराबोला का जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के आसपास जाता है। तो ये द्विघात समीकरण का जब भी हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, पैराबोला। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देख लें तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये समझ में आ गया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या 3 कह रहा है x अपान ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये लिखा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसा दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है x बाई ए बराबर वाई बाई बी। एक्स बाई ए बराबर क्या दे रखा है, वाई बाई बी। हमसे कह रहा है x अपान ए बराबर वाई अपान बी। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ निकालना है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मुझे y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। देखिए जब y का मान निकालना है तो हमें समीकरण को किस में रखना पड़ेगा, y के ही रूप में रखना पड़ेगा। और यहाँ x भी है y भी है, तो जब y को निकालना है तो x का ही रूप हम किस में चेंज करेंगे, y में। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये जो समीकरण दिया हुआ है मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, ये बटे में a है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में गुणे में हो जाएगा ए वाई अपान कितना हो जाएगा, b। यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से तो x का मान अगर मैं पुट करता हूं तो हो जाएगा ए वाई अपान बी, और यहाँ पे कितना है बी वाई पहले से ही है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे अगर तो ये y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बचेगा, और b का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे 1 है, ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, b, इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये वाला अगर इधर जाता है तो भाग में जाकर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, b। y बराबर कितना आ जाएगा, b। एक बार फिर से समझ लीजिए आप ध्यान से, करना कुछ नहीं था, हमें समीकरण दे रखा है, कह रहा है y का मान होगा। जब y का मान पूछ रहा है तो x को बदलना पड़ेगा हमें किसमें, y के रूप में। जब y के रूप में बदलेंगे तो समीकरण में हम दूसरे में क्या कर सकते हैं, मान पुट कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना, आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान हम रखते हैं, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर आप पूरी बातें अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो हम क्या कर रहे थे, उसको हल करके आपको बस बता रहे थे। बट आप एग्जाम में पूरी बातें लिख कर करें तो ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। चलिए चलते हैं आगे। चूंकि कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 दे रखा है और कह रहा है वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है, चूंकि वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल ना होने की कंडीशन क्या है, वास्तविक मूल ना होने की कंडीशन क्या है हमारी, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यही होती है, ये हमारी कंडीशन होती है वास्तविक मूल ना होने की। दो और कंडीशन होती है हमारी, हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल बराबर होते हैं, मूल कैसे होते हैं, बराबर। और कैसे होते हैं, वास्तविक, कैसे होते हैं, वास्तविक। इसी तरीके अगर हम बात कर लें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तब भी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, मूल कैसे होते हैं, वास्तविक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात तुमको समझ में आ रही, मूल वास्तविक नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। बी का मान पुट करेंगे, देखो तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b का मान कितना आएगा, -4, कितना आएगा, -4।
और ए का मान कितना आएगा, कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या होगा 1, कितना होगा 1। और सी का मान कितना हो जाएगा, ए, कितना हो जाएगा ए। अब एक बात समझो, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 4a लेस देन 0, लेस देन कितना हो जाएगा 0। और अगर मैं देखूं यहाँ पे इसको उधर भेजता हूं तो ये कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो गया 4a, कितना हो गया 4a। अब देखिए इसको अगर मैं भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 16/4 ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ग्रेटर देन ए, मतलब यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ a इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे ये सही होगा। कई बार हमको ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूजन होती है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए कि a का मान ऐसा होना चाहिए कि हमारा क्या हो जाए 16 से ज्यादा हो, 16 से क्या हो ज्यादा, तो 4 से जब ज्यादा होगा तभी तो ये वैल्यू आएगी। क्योंकि मैं जानता हूं b² माइनस 4ac अगर मुझसे बोल रहा है लेस देन 0, मतलब ये माइनस में वैल्यू आएगी, -1 -2 -3 कितने भी माइनस में जाएंगे। यहाँ पे b² कितना आ रहा है 16, इसको ऐसा गुणा करना है कि 16 से ज्यादा है, 16 से क्या है ज्यादा, तभी ये माइनस में वैल्यू जाएगी, तभी ये काल्पनिक मान होगा। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको सीधे सीधे यहाँ समझ में आ रहा है ये तो नहीं होना है हमारा, और ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है फिर से एक बार रिपीट कर लेना, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अनुक्रम दे रखा है, अनुक्रम क्या दे रखा है a बराबर, अच्छा 10वां पद पूछ रखा है, देखो a10 पूछ रहा है। तो यनवा पद का फार्मूला होता है, यनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद बोल रहा है तो a बराबर कितना होगा √2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। डी का मान कितना है हमारा, डी का मान दे रखा है √2। अब देखो डी का मान कैसे निकालते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 2√2 माइनस √2 करोगे तो कितना आएगा √2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे हमारा डी आ गया और ए पता लग गया, बस आप वैल्यू निकाल लो। तो निकालोगे तो कितना आएगा √2, और यहाँ पे हम बात कर ले a10 आप निकाल लो, √2 9√2 प्लस होगा प्लस 9√2, 9√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा 10√2। अब 10√2 को तुम क्या लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे देख रहे हो 10√2 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसको अंदर भेज दो, इसको अंदर भेजोगे तो ये 2 बार हो जाएगा, कितनी बार 2 बार, 10 10 में 100 दूना 200, कितना हो जाएगा 200। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप अच्छे से करिएगा, ए का मान डी का मान पता होगा और सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। चलते हैं आगे। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माध्य निकालना है, सारणी का क्या निकालना है माध्य। हमें दे रखा है वर्गंतराल, क्या दे रखा है वर्गंतराल, और क्या दे रखा है बारंबारता दे रखी, मतलब एफ दे रखा है। हमें क्या निकालना है यक्स निकालना है और एफ एक्स निकालना है, यही हमारे कॉलम होते हैं। वर्गंतराल क्या है 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक और 15 से क्या 20 तक। 0 से 5 तक का मतलब कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 5 से 10 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 10 से 15 6 दे रखा है, और 15 से 20 कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब एक बात समझिए, वर्गंतराल का मध्य बिंदु अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा 2.5, और यहाँ 5 से 10 अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना होगा 7.5, और यहाँ निकाल रहा हूं तो 12.5, 10 से 15 के बीच में निकाल रहा हूँ 12.5, और ये कितना हो जाएगा 17.5, ऐसा कुछ होगा हमारा। ये बात जब समझ में आ गई तो अब क्या करना है एफ एक्स निकालना है, कितना हो जाएगा 5, गुणा करेंगे दोनों का तो 5 आएगा, इसका गुणा करेंगे 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर ले हम, देखो इसका इसके इसका इससे, तो यहाँ करेंगे 6 पचे 30, 3 आ गया, 6 दूना 12, 3 15, 5 1 आ गया, 6 कम 6 1 7, ये आ गया। यहाँ बात कर लेंगे कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175। अब यहाँ पे निकालिए 5 5 10 5 15, 1 आ गया, 8 7 15 3 18, 1 आ गया, यहाँ 285 आ गया। ये क्या है सिग्मा एफ एक्स है, ये क्या है सिग्मा एफ एक्स। और अगर मैं सिग्मा एफ निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा 10 6 16, 16 4 20, 2 22 हो जाएगा। मैं जानता हूं माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान कितना सिग्मा एफ, मतलब 285 बटे कितना 82। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 चौके 8, 2 दूना 4, यहां से काटेंगे आप 11 1 कम 11, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना कितना 22, 10 आ जाएगा, 11 9 99 समथिंग। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी
और ए डी त्रिभुज एबीसी में हम बात कर लें, और त्रिभुज क्या डीईएफ में, त्रिभुज क्या डीईएफ में, ये दो बात कर रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। हमसे त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, त्रिभुज किसकी बात कर रहा है, डीईएफ की बात कर रहा है। हमें दे रखा है ए बी डीई इज इक्वल टू बी सी बटे एफ डी, ऐसा दे रखा है। मतलब ये वाली भुजा के अनुपात में हमारा दे रखा है डीई, मतलब ये वाला, और बीसी वाली भुजा के अनुपात में कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है एफ डी। मैं बस समझाने के लिए डबल लाइन और सिंगल लाइन बना रहा हूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपस में बराबर है, ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। तो मैं जानता हूं समरूप हैं, त्रिभुज समरूप होंगे, कब समरूप होंगे, देखिए एक एक दो भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर है, और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण कौन सा होगा, देखो कोण बी है और कोण डी है, उनके बीच का कोण यही है। तो ये अगर बराबर हो जाए, दो भुजाओं का अनुपात तो दिया था, उनके बीच का कोण भी अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पे ये समरूप हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो आपको इस तरीके से समझना है, समरूपता ये बराबर नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, समरूपता के लिए दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो वो हमारा क्या होगा, समरूप होता है। ये कंडीशन हम जानते हैं। चलते हैं आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन का रहा है 0 और 4, 0 0, और देखिए यहां पे पॉइंट नहीं है, ये हमारा क्या है, ये दे रखा है, कह रहा है 0 0, तो नॉर्मल सी बात है 0 0 इधर ही होगा हमारा। और एक बात समझिए, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा समझना है, ये फिगर ना बनाकर ऐसे समझिए, कार्टेशियन पे समझते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पे। ये 0 0 है, हमसे कह रहा है कि 0 4, 0 4 का मतलब क्या, y एक्सिस पे जा रहा है, x एक्सिस 0 है और ये 4 बना रहा है, और x एक्सिस पे कितना जा रहा है, 3 जा रहा है और ये 0 बना रहा है। तो एक बात समझिए, कह रहा है परिमाप निकालिए, तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये पूरी दूरी कितनी है 3, ये पूरी दूरी कितनी है 4, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, चूंकि 90 डिग्री बना रहा है तो ये कितना आएगा 5, लगा के देख लीजिए आप। ओ ए बी हम जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 मतलब कितना 25। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, तो इधर आके √25 कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 आ गया। तो देखो सबको जोड़ के, परिमाप मतलब क्या, सबको जोड़ना है, 5 और 9 3 12, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़, 5 + 4 + 3 मतलब कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है 12 सेंटीमीटर, जो भी हमारा दिया होगा मात्रक, मात्रक यहाँ लिखेंगे 12 मात्रक, 12 कुछ नहीं दिया क्या 12 मात्रक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, 8वां हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3 tan a बराबर 4, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 4/3, tan a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। मुझे sec a निकालना है, और sec और tan में एक रिलेशन होता है, 1 + tan स्क्वायर a बराबर कितना sec स्क्वायर a। मतलब अगर किसी तरीके ये आ रहा है तो मैं sec स्क्वायर a लिख दूंगा, वहां से मेरा निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसी से मैं मान निकालना शुरू करता हूं, 1 + 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a। तो यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 16/9 बराबर sec स्क्वायर a, और यहां से अगर हल करते हैं तो 9 × 9 16 25 25/9 बराबर sec स्क्वायर a, और sec a बराबर अगर मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, करड़ी में 25/9 मतलब कितना आ जाएगा 5/3, कितना आ जाएगा 5/3। आपको समझ में आ रहा है sec a का मान कितना आ गया 5/3, और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 दे रखा है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर कितना दे रखा है 5। हमसे पूछ रहा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा कितना होगा। मैं एक बार किताब से इसको चेक करूंगा कि हाँ क्वेश्चन यही है कि नहीं।
क्योंकि कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही है, हमसे यही कह रहा है tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, देखो इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा का प्लस cot अल्फा का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों वर्ग किया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा। अब मुझे निकालना ऐसे ही है, प्लस 2ab होगा, तो 2ab अगर मैं करता भी हूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि tan का अपोजिट हमारा कितना होता है, cot होता है। अब 5 का स्क्वायर किया कितना 25, तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2, क्योंकि इसको लिखूंगा तो हो जाएगा tan अल्फा इंटू 1/tan अल्फा, cot अल्फा क्या लिखोगे 1/tan अल्फा, ये कटेगा तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 मतलब कितना 23। यही तो तुमको निकालना था, यही आया tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, ये तुमको क्या करना था निकालना था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 23, कौन सा मतलब सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर तो कब होगा, आप एक बात समझिए, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 1/sin थीटा, यहाँ साइन थीटा पहले से ही दे रखा है, साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुणा हो जाएगा तो 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना अंडर रूट में 1, तो बात तो वही होगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ निकालेंगे तो साइन 90 आएगा, कितना आएगा साइन 90। जब साइन 90 आएगा तो साइन थीटा बराबर साइन 90, तो थीटा बराबर 90, जिसको मैं बोल सकता हूँ π/2, क्या बोल सकता हूँ π/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है 1/√2 पर, किस पे होता है 1/√2 पर। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ साइन 45 और कॉस 45 होगा, सीधी सीधी बात कर ले, साइन 45 और कॉस 45 होगा, मतलब थीटा का मान अगर कंपेरिजन करें तो कितना आएगा 45। यहाँ से निकाल लीजिए, डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू, इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसी तरीके करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन पावर 4 45 प्लस कॉस पावर 4 45। मैं जानता हूं कि साइन 45 कितना होता है 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा घाते 4, 1/√2 के घाते कितना हो जाएगा 4। एक बात समझिए आप, 1/√2 के घाते 4 है तो मैं बोल सकता हूं कितना, ये बोल सकता हूं 1/2 गुणे 2 क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और √2 का स्क्वायर है मतलब घाते 4 है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा प्लस 2 गुणे 2। तो मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, हर समान है ऊपर वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4, जिसको मैं हल करूंगा तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु Q से हम किसी बिंदु Q से बात करें, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा की लंबाई, तथा Q से वृत्त के केंद्र की दूरी हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। वृत्त का कोई केंद्र है वो इससे 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए ये हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, मतलब कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, इसको ए बिंदु मान लो, 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस ये त्रिज्या वो ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी और ये लंब का काम करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 576, ये ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे बात कर लेंगे 11 में से 7 गया तो 4, ये आएगा ओ ए का स्क्वायर। ओ ए बराबर कितना आ जाएगा 7, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक बिंदु हमसे बोल रहा है P से केंद्र O वाले, देखिए एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB, मतलब ये A हो गया और ये क्या हो गया PB हो गया,
PA और PB स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री पर झुकी 80 डिग्री पर, कितना 80 डिग्री पर झुकी हूँ। अब एक बात समझो बच्चा, इसका डेरिवेशन पिछले पेपर में भी मैंने करवाया था, जब सेट 4 करवा रहा था तो मैंने बताया था देखो 90 90 कितना होता है 180, तो ये दोनों भी कितना बनाएंगे 180, तो ये 80 है तो ये कितना होगा, स्वाभाविक सी बात है 100 ही होगा, कितना होगा 100। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है POA, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसका बटा हुआ भाग। तो इसका 2 भाग में बांटेंगे 100 को तो कितना होगा 50 ही तो होगा। 100 को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा 50। फिर से समझ लो कि किसी वृत्त पर हमसे बोल रहा है यहां से स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री का कोण बना रही हैं, और मैं जानता हूं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री ऑलरेडी होता है। तो ये 90 90 तो 100 हो गया, ये 80 दिया है तो ये वाला कितना होगा 100 ही तो होगा, तो 100 होगा। तो हमसे पूछ रहा है POA, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला, तो 100 का आधा कितना होगा 50, तो सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 50। कौन सा सही हो जाएगा 50। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, R त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण थीटा डिग्री है, हमारा कितना है थीटा डिग्री, ठीक है ना। कोण कितना दे रखा है थीटा डिग्री, कोण है थीटा डिग्री। तो तुमसे कह रहा है कि ये बताइए, देखिए अब एक बात समझते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, देखिए होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं, ये हम क्या है जानते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा पूरा तो उसमें क्वेश्चन ये भी था आपका, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पे ये वाला 180 तो कदापि नहीं होगा, 180 तो कदापि नहीं होगा, यहाँ 2 का कोई मतलब भी नहीं है, 180 वाला कदापि नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात कर लूँ ये तो 2 पाई आर दे रखा है, यहाँ पे परिमाप की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। लेकिन कैसे होगा ये समझ लेते हैं हम, क्योंकि ऊपर और नीचे इस वाले में अगर मैं देखूं ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दूं, 2 का क्या कर दूं गुणा, तो ये आ जाएगा थीटा बटे 36 गुना 72 और इधर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, एग्जैक्टली कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे गुणा करके किया है। डायरेक्ट कभी जल्दबाजी में हम रहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ये टिक कर देंगे या ये टिक कर देंगे, आपको ध्यान से देख कर करना है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक ठोस हमें दे रखा है, एक ठोस पाइप का व्यास हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। पाइप का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, व्यास हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये जो दे रखा है व्यास वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। और कह रहा है उसकी लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, ये जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये ऊंचाई का काम करेगा 20 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा। देखो बेलन का शेप बना रहा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ऑप्शन जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है पाई में ही दे रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर का मान क्या करना है पुट करना है, आर देखो कितना होगा, डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, डी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना होगा 4/2, मतलब कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। जब ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, और एच का मान कितना है 20, लंबाई देने का मतलब वही हमारी क्या है ऊंचाई है, वही हमारी क्या है ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हल करोगे तो कितना आ जाएगा 4 20 चौके 80 पाई आएगा, कितना आएगा 80 पाई, और वो भी किसमें सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा डी वाला ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या आर त्रिज्या की बात किया होगा, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो मैंने पहले इसको समझा रखा है, अगर आपको ध्यान हो थोड़ी सी बातें, मैं जब अर्धगोला बनाता हूं तो अर्धगोला में मैंने बताया था ऊपर वाला शेप हमारा कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने ये ऑब्जेक्ट लेकर भी बताया था आपको कि ये कर्व सेक्शन अगर मैं देखूं तो ये कर्व सेक्शन कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, ये सामने वाला सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। अभी देखो माध्यक वर्ग निकालना है तो मैं एक बात जानता हूं, माध्यक वर्ग निकालने का सीधा सीधा फंडा है, बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखो बारंबारता मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 2 8 12 18 और क्या 10। संचयी बारंबारता निकालेंगे, ये एफ है और ये क्या है सी एफ है। 2 8 कितना हो जाएगा, देखो संचयी बारंबारता निकालते समय पहला वाला तो सेम रहेगा, दूसरा वाला क्या कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना होगा 8 और 2 10, 10 और 12 22, 22 18, 22 में 18 जोड़ेंगे 32 8 40, कितना 40, 40 10 कितना 50। अब एक बात समझो, 50 का अगर आधा करें, n/2 निकालते हैं ना, तो 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25। अब 25 किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, मतलब ये 18 वाला। तो 18 वाला कौन सा है हमारा, 30 और 40, कौन सा है 30 और 40। तो वर्ग अंतराल कौन सा सही होगा, समझ जाइएगा। फिर इसे ध्यान से सुन लीजिए, माध्यक वर्ग जब निकालना होता है तो पहली बात हम करते हैं उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं। हम संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो टोटल आता है उसका n/2 करते हैं। क्या करते हैं n/2, n/2 किया तो जो नंबर आएगा अब उसको देखेंगे, क्योंकि 22 में तो वो नंबर आएगा नहीं, 22 से बड़े वाले में आएगा। तो 22 से बड़े वाला कौन सा है 40। अभी 40 के सामने का जो हमारा क्या है बारंबारता है उसी को चेक कर लेंगे, ये 18 है, कितना है 18, तो वही वाला वर्ग होगा हमारा 30 और 40। तो वर्ग अंतराल बस पूछा था, वही हम कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बारंबारता सारणी का माध्य और माध्यक। देखिए एक बात समझिए, हमें माध्य और माध्यक दे रखा है, बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे कितना माध्य। तो 3 गुणे माध्यक का मतलब कितना, 3 गुणे माध्यक का मान कितना है, माध्यक का मान 35 है, माध्यक का मान कितना है 35, माध्य का मान कितना है, माध्य का मान 30 दे रखा है। तो एक बात समझिए, 5 3 15, 3 3 का 9 1 10, 30 दूना कितना हो गया 60। यहां से निकालेंगे 5, 10 में 6 गया 4, 45 आएगा, कितना आएगा 45। तो बहुलक कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। इसके लिए बस आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती। अभी देखो निश्चित रूप से घटने का मतलब वो एक ही है, वही घटेगा, उसके अलावा कुछ घटेगा नहीं। और प्रायिकता का फार्मूला हम जानते हैं, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता अपान कुल घटना, अपान क्या कुल घटना। घटना के घटित होने की प्रायिकता एक ही है और वो घटना भी कितनी है एक ही है, तो प्रायिकता कितनी होगी एक, कितनी होगी एक, ठीक है ना। जब एक ही है कंडीशन तो एक में से एक निकालना मतलब एक ही आएगा, तो कोई मतलब है नहीं वहां पे, तो एक ही आएगा, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब खंड ब हम बात कर लेते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कक्षा 6 7 8 में तुमने ये काम बहुत किया है। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड मतलब ये काम करना है तुमको, यहाँ पे एलसीएम लेना है, दोनों का क्या लेना है एलसीएम। तो चलिए लेते हैं 2 5 2 0 का एलसीएम। यहाँ करेंगे तो कितना होगा 2 1 कम 2 दूना 4, 2 6 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 12 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम करेंगे 2 6 12 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 1 कम 3, 3 7 21 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे तो 7 से कटेगा 10 आएगा, 2 आएगा 5 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा 5, यही आएगा मिनिमम, यही जाएगा हमारा। और इसी के लिए हमें क्या करना था निकालना था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम निकालते हैं 10 530, इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 5 10। यहाँ आप कर लेंगे 5 से काट लीजिए 5 25 25, 5 3 15, फिर हम देखेंगे 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा 3 3 का 9, 3 25 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर ये कटेगा 3 से 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 1 कम 3 3 का 9, 13 से कटेगा, किससे 13 से। अब देखो एक बार जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो इन दोनों का गुणनखंड पहले लिखेंगे हम, इन दोनों का गुणनखंड क्या लिखेंगे 2 5 2 0 बराबर कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5। इसी तरीके 10 530 का मैं क्या करूँगा गुणनखंड लिखूंगा, तो लिखूंगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 बार, तो हमारा कितना हो गया 13। अब देखो इन दोनों में हमारा एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है, जैसे कॉमन कितना है 1, और देख लें 2 3 7, 7 कॉमन है क्या, नहीं 7 कॉमन नहीं, 7 कॉमन नहीं है, 5 क्या है 5, तो 5 हो गया। तो कॉमन क्या है हमारा, HCF होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन होगा वो क्या होगा HCF। यही तो करते थे पहले, 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, निकालोगे 3 त्रिका 9 2 18 5 90, कितना आएगा 90। एलसीएम निकालोगे तो ये चीज तो जो 2 बार आ रही है उसको एक एक बार लिखना है, कितना लिखना है, एक एक बार, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तो हमारा एक एक बार। अब जो बचा है उसको लिख लो 2। अब देखो 7 को मत भूलना, गलती से मैंने 7 को अंडरलाइन कर दिया था, 7 को नहीं भूलना है। 7 गुणे कितना हो जाएगा 2, यहां तक हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे कौन सा है, 3 गुणे 3 बचा है, कितना बचा है 3 गुणे 1 13 भी होगा, 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 3 गुणे 13। जब ये तुम पूरा हल करोगे ना, ये पूरा गुणा करना, 294 840, 294 840 यही आएगा आपका। यहाँ पे 294840 मल्टीप्लाई करने पर आएगा। नहीं करना कुछ नहीं था, एलसीएम निकालते समय जो 2 बार होता है एक एक बार लिखते हैं, जो बचा होता है उसको गुणा करके निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करने में आपको दिक्कत होगी, कर लीजिएगा और सही से करिएगा थोड़ा सा। HCF निकालना आसान है, कम नंबर का गुणा करना है, आसानी से निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि इसी को बोलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ कह रहा है कि सिद्ध करें 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब ये काम करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थोड़ी बातें क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। यहाँ लिखना पड़ेगा, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या। जब 2√3 एक परिमेय संख्या है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 2√3 हमारा क्या हो जाएगा, a/b के रूप में लिखा जाएगा। अतः मैं ये भी लिख सकता हूं √3 बराबर a/2b, a बराबर a/2b, जहां a/2b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः जब a/2b परिमेय संख्या है, अतः मैं ये भी बोल सकता हूं √3 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एक क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। चूंकि हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे चूंकि जुकाम हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत होगी क्लास में, फिर भी क्लासेस अरेंज किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि हमने इस बात को पहले परिमेय माना, परिमेय में a/b के बाब में होगा, जहां a और b क्या है, जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। तो आप यहां से निकालोगे और ये बताओगे कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या, हम पहले से ही जानते हैं ये बात, इसलिए ये नहीं होगा। इससे पहले वाला जो √2 और √3 का था वो दूसरे तरीके हम प्रूव करते हैं। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 + √3 या 2 + √5, ऐसे इसको भी कहता है प्रूव करने के लिए। वो भी आसान होता है, जैसे ये आसान है वैसे वो भी आसान है। जो √2 और √3 वाला है उसमें 2 स्टेप में लेके चलना होता है, तो वहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में करवाया हूँ मैं सेट में वाले पेपर में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, ये हमेशा मिलेगा आपको, मतलब ये हमेशा मिलता है, तो आपने सॉल्व कर लेना है। ये फ्री का नंबर है, मतलब थोड़ा सा पैटर्न याद हो तो आपको लग जाएंगे क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज की भुजा AB तथा AC को क्रमशः D और E बिंदु पर हमारी क्या करती है, काटती है। जहां DE क्या है,
समांतर है किसके, बीसी के। सिद्ध करना है ये। देखिए हम जानते हैं मध्य बिंदु को काट रहा है, तो त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, चूंकि हमारा क्या है, DE पैरेलल क्या है, DE पैरेलल BC है, और जहां D और E क्या है, मध्य बिंदु है, जहां D और E मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। किसके मध्य बिंदु हैं? हम जानते हैं AB और AC के हैं। तो थेल्स थ्योरम से आप बोल सकते हैं, जो 6.1 नंबर प्रमेय था आपका, उससे बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, हम समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। जब समरूप है तो मैं बोल सकता हूं AD अपान BD, जो उनकी भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। AD अपान BD बराबर AE अपान EC। अब विशेष ध्यान रहे, ये किससे हुआ, प्रमेय से। किससे? प्रमेय से। जब ये बात हो गई तो अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये सेक्शन क्या करना है, सिद्ध करना है। AD अपान AB, मतलब AD वाला पार्ट तो चाहिए, BD नहीं चाहिए। BD क्या है, नहीं चाहिए। AE वाला पार्ट चाहिए और EC नहीं चाहिए। एक बात समझिए, अब हमें इसको खत्म करना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा। इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल। क्यों करूंगा रेसिप्रोकल, ये करने के बाद मैं बताता हूं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं BD अपान AD। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा करूंगा, तो BD अपान AD और यहां हो जाएगा EC अपान AE। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BD अपान AD प्लस 1 और यहां हो जाएगा EC अपान AE प्लस क्या, 1। अब देखिए एक बात समझिए हमारी, तो ये हो जाएगा AD, गुणा करिए यहाँ पे, AD प्लस BD अपान कितना, AD अपान कितना हो जाएगा, AD, और यहाँ कितना हो जाएगा EC प्लस AE अपान कितना, AE। यही तो होगा। अब एक बात देखिए, AD और BD दोनों को अगर ऐड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, AB, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें EC और AE ऐड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, AC। कितना हो जाएगा, AC। अगर मैं इसका उल्टा करूं, यही तो मुझे सिद्ध करना था, AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC। अगर मैं उल्टा यहाँ ना करता, देखिए रेसिप्रोकल यहाँ ना करता, तो ये दिक्कत आता कि BD वाला सेक्शन मेरा क्या होता, बचा रह जाता। मुझे BD चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, AD चाहिए और AE चाहिए। और मैं जानता हूं जब मैं एक ऐड करता तो वहां पे क्या होता, हमारा AB और AC तो आसानी से आ जाता। क्यों? क्योंकि BD पहले से था, AD जुड़ता तो ये पूरा क्या हो जाता, AB हो जाता। ये बात तो मैं जान ही रहा हूं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसका उल्टा पहले किया। पहले क्या किया, उल्टा। तो पहले देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ BD होता, यहाँ क्या होता, BD होता, AD के जगह क्या होता, BD, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं BD वाला सेक्शन नीचे करता, जैसे ये पहले था वैसे उसी में हम क्या करता, एक ऐड करता, फिर उसके बाद सॉल्व करता। तो आप एक बात समझ में आनी चाहिए कि कब कहाँ हमें ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है। ये आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप देखिएगा आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। घ नंबर क्वेश्चन से बिंदु हमसे बोल रहा है। अब देखिए यहां पे हमसे बिंदु बोल रहा है, तो बिंदु देख लेते हैं कहां गया। घ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हमसे कह रहा है -1 7 ये हमारा कोई बिंदु है। कह रहा है 4 - 3 वो मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 संबंधित 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। विभाजित करने वाले बिंदु का मतलब ये पूछ रहा है आपसे, XY पूछ रहा है। मान लीजिए कोई बिंदु क्या है, P, तो PXY के लिए हम जब भी फार्मूला लगाते हैं बीच के बिंदु के लिए और अनुपात में विभाजित करता है, तो MX1Y1 इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए X2Y2। क्या मान लीजिए, X2Y2। X1Y1 मान लीजिए और X2Y2 मान लीजिए। तो यहां हो जाएगा MX2 प्लस NX1 अपान M प्लस N, और ये हो जाएगा MY2 प्लस NY1 अपान
m प्लस n, ऐसा फार्मूला होता है हमारा। तो x2 का मान कितना होता है देख लीजिए, यम कितना है 2, 2 गुणे x2 का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणे x1 का मान कितना है -1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 प्लस 3, ऐसा कुछ हो गया। m हमारा कितना है 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान मुझे दे रखा है -3, कितना दे रखा है -3 प्लस n का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें 7, कितना है 7, y1 का मान कितना है 7 बटे कितना 2 प्लस 3, ऐसा कुछ होगा। इसको हल करिए, हर करेंगे 8 माइनस 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -6 और कितना हो जाएगा 21 बटे कितना 5, हल करेंगे तो हो जाएगा 5 बटे 5 मतलब 1 और यहाँ करेंगे 21 में से 6 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15 बटे 5, 15 बटे 5 का मतलब कितना 3। तो ये बीच के बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा 1 और 3 आएगा, कितना आएगा 1 और 3, प्ले पे पुट करना है और निकाल देना है। चलते हैं आगे, कह रहा है अंगा नंबर क्वेश्चन, हमसे दे रखा है कोसेक थीटा बराबर कितना, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2 दे रखा है, कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 2, हमसे कह रहा है साइन थीटा, बताइए एक बात समझिए, कोसेक थीटा कब 2 के बराबर होगा, कोसेक 30 डिग्री पर ही होगा, किस पे होगा कोसेक 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 उसका क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यहां से निकाल लीजिए साइन 30 हो जाएगा, ये कॉट थीटा भी है साथ में प्लस में, प्लस कॉट थीटा प्लस क्या है कॉट थीटा, दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन दिखना चाहिए, कॉट थीटा। आज स्लाइड में थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ऊपर डाल दिया है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी और दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30, यहाँ कितना हो जाएगा कॉट 30, कितना हो जाएगा कॉट 30, साइन 30 का मान मतलब 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 30 का मान √3/2, कॉट 30 कितना होता है √3। देखिए यहाँ से अगर हल करेंगे तो 1/2, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 2, लिख देता हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ दिख नहीं रहा है शायद, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2 बटे 2 प्लस √3 बटा कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3, मैं इधर की तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3, 2 प्लस √3 प्लस √3। अब देखो इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा परमेयीकरण, जब परमेयीकरण करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3 था, मुझे क्या करना है 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, तो यही तो होगा परमेयीकरण, और यहाँ कितना है पहले से ही √3 है। अगर मैं हल करता हूँ इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, नीचे कितना हो जाएगा a² माइनस b² मतलब 4 माइनस 3, तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये √3 पहले से ही है, तो ये अगर हल करते हो तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 प्लस √3 कटेगा तो आएगा 2, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई है, मैं बात कर लूँ तो यहाँ जाना है आपको, इसके बाद अगर इस सेक्शन में देखूँ तो इसके बाद मैं ये सेक्शन लिया हूँ, इसके साथ बात देखिए यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ, थीटा का मान 30 आ गया, साइन 30 और 1 प्लस कॉस 30, कॉट 30 हमने वैल्यू पुट करना है, क्या करना है वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि थीटा की वैल्यू हम 30 पुट कर रहे हैं, 30 पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस 30 हो जाएगा, यहाँ पे कॉट 30 का मान √3 1/2, बस एलसीएम लेना है, अब क्या करना है यहाँ से कैलकुलेशन करना है, अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 प्लस √3 आएगा अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, जब 1 अपान 2 प्लस √3 प्लस √3 रहेगा तो यहाँ परमेयीकरण कर देना, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो 2 प्लस √3 का परमेयीकरण करोगे तो सीधे सीधे 2 माइनस √3 आएगा, और 2 माइनस √3 प्लस √3 कटेगा तो कितना आएगा फाइनल आंसर 2 आएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा यहाँ पे जगह ना होने के कारण ये गड़बड़ हो गया, तो आप इसको नोट करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आया तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं डालने का प्रयास करूंगा फिर से अगर कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है ना। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हमसे कह रहा है
कि सिद्ध करना है कि ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए 5 - 2 है, और ये दे रखा है 7 और 2 दे रखा है, ये दे रखा है कितना 5 - 2 6 4, और ये कितना दे रखा है 7 2 दे रखा है। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। बीच की दूरी का आपको फार्मूला पता है, AB बराबर रूट में x2 - x1, किसी को भी x2 और किसी को भी x1 मान लीजिए मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ और इसको x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो करूँगा तो कितना हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 - x1, देखिए y2 - y1 तो नहीं किया मैंने, x2 - x1 किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी आप देखिए यहाँ पे बात समझिए, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं y1 को पहले लिखूँ या y2 को बाद में लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही आना है। यहाँ पे भी वही केस है कि x1 को पहले लिखूँ या बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का स्क्वायर क्या आना है प्लस ही आना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। 5 - 6 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर, और अगर मैं हल करता हूं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब +1, -4 - 2 मतलब -6 का स्क्वायर मतलब 36। अगर मैं निकालूंगा तो √37 आएगा मात्रक, √37 क्या आएगा मात्रक। इसी तरीके में निकाल लेता हूं, AC निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं AC। जब मैं निकालूंगा तो मैंने x1 y1 माना है, अब की बार जब AC के लिए बात कर रहा हूं तो x2 y2 इसको मानूंगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक बात मुझे समझनी है कि जो निर्देशांक मुझे दे रखा है यहाँ हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का क्या स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं निर्देशांक को। 7 - 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 7 - 2, यही चीज मैं देख रहा था। यहाँ पे क्या होगा 7 - 2 होगा, तो ये हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर। जब करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 से कितना आ जाएगा ये भी √37। तो दो तो बराबर हो गए, दो तो बराबर हो गए। मैं एक बार और देख लेता हूँ, जो बचा हुआ भुजा है हमारा BC, क्या है BC। अब इसको x1 y1 मान लेता हूं, अब की बार क्या मान लेता हूं x1 y1, इसको x2 y2। तो जब करूंगा तो कितना हो जाएगा देखो 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2, अब -2 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा -2 + 2, ये कितना हो जाएगा 7 - 5 मतलब 2 का स्क्वायर, बाहर कितना आएगा 2। तो देखिए दो ही भुजाएं बराबर है, चूंकि अब यहाँ लिखेंगे इस बात को, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर AC, AB बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इसको लिखेंगे। आपको अच्छी बातें समझ में आ रही होंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा जहां हमने 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन किए। कुल मिलाकर अगर मैं बात कर लूं तो मैंने 20, 10, 30 नंबर के क्वेश्चन किए। बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट के वीडियो में आएंगे। आप मेहनत करते रहिए। हाँ, आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है कि हाँ यहाँ डाउट है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या आपने बताया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी बताया है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं और सारे नोट्स बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के उनके डाउट सेशन में क्या करने जा रहा हूँ, कंप्लीट करने जा रहा हूँ। डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप कभी भी हमसे क्या कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन आपको बताने का प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।